जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे थे अकाउंटिंग टर्म, जहां हमने सेल्स तक देख लिया था और आज हम स्टार्ट करते हैं परचेज रिटर्न। तो समझिएगा ध्यान से कि आपको ये बात मैंने कल बताया था कि हम परचेज करते हैं। परचेज का मतलब होता है खरीदना, क्रय करना। क्या करना? क्रय करना। तो अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो आप सामान वापस भी तो कर सकते हो। कारण कुछ भी हो सकता है सामान की क्वालिटी गड़बड़ हो, रेट ज्यादा लग रहा हो, कोई भी रीजन हो, या आप उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, जितना भी हो। तो उससे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परचेज रिटर्न। इसे हिंदी में बोला जाता है। परचेज का मतलब क्रय होता है और रिटर्न का मतलब वापसी। इसे क्या बोला जाता है? परचेज रिटर्न को क्रय वापसी। क्या बोला जाता है? क्रय वापसी। ऐसे ही अगर आपने सामान कोई बेचा है, आपने कोई बेचा है सामान, तो कोई भी आपको रिटर्न कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यानी उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न बोलेंगे, यानी बोलेंगे विक्रय वापसी। क्या बोलेंगे? विक्रय वापसी। और कारण कुछ भी हो सकता है। कारण तो कुछ भी हो सकता है। क्वालिटी हो सकती है, डैमेज हो सकता है, या फिर जो भी कुछ भी हो सकता है। और सुनिएगा क्या दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी भी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दें तो उसे क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को बोलेंगे कि परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न कहलाएगा। वैसे ही सेम वैसे ही। अच्छा बताओ, हम जब परचेज करते हैं तब भी सामने वाले की ही बात होती है। शादी विवाह में जो लोग भी आगंतुक को सेवा मतलब जो भी करते हैं, स्वागत करते हैं, नहीं होता है प्रेक्षक में लिखा जाता है उनका नाम। हाँ, जो उनके सबका सत्कार करते हैं, जो भी आप। तो मिठाई उठाई बनता है घर पे, तो आप ही चाहते हैं कि जो आते हैं उनको खिलाते हैं? उनको ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो कभी भी आपकी कंपनी में आपकी बात नहीं होगी, क्योंकि बात होगी किसकी? सामने वाले की। तो परचेज के अपोजिट, यानी जब हम परचेज करते हैं तो सामने वाला हमारा क्या होता है? सप्लायर होता है। कल बताया था ना ये बात? बताए थे ना? जब हम परचेज करते हैं सामने वाला क्या होता है हमारा? सप्लायर होता है। और जब हम सेल्स करते हैं तो सामने वाला क्या होता है हमारा? कस्टमर होता है। क्या होता है? कस्टमर। इस बात को लिख लीजिएगा, कल लिखवाए थे। लिखिए फटाक से। हो गया? हो गया ना? ठीक है। तो सुनिएगा। तो इसको सप्लायर को बोला जाता है क्रेडिटर। क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर। CREDITOR लिख लीजिएगा आप लोग, क्रेडिटर। और इसको बोला जाता है डेबिटर। क्या बोला जाता है? डेबिटर। लिख लीजिएगा। सप्लायर को क्रेडिटर बोला जाता है और कस्टमर को डेबिटर बोला जाता है। हो गया? चलिए। तो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न समझ गए ना? अच्छा। अब देखिए, अगला क्या है? स्टॉक। हाँ, मैं कहाँ कुछ बोला ही हूँ? मैंने बोला कि जो सामने परचेज करते हैं तो सामने सप्लायर होता है, और सप्लायर को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। और जब हम सेल करते हैं तो सामने वाला क्या होता है? कस्टमर होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेप्टर बोलते हैं। बस वो तो क्या, इससे ज्यादा कुछ बताया नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
अगला है हमारा स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है रहतिया। क्या होता है? रहतिया। अरे गांव वाला भाषा नहीं बोल रहा हूँ, रहतिया बोलते हैं उसको। जैसे कि मान लो हम हम पांच, जैसे मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया या मेडिसिन ही है, हमने फाइल मंगाया, एक डब्बा मंगाया, उसमें 4-5 फाइलें हैं, तो कोई और एक फाइल मैंने किसी कस्टमर को भेज दिया। अगर मैं पूछूं मेरे स्टॉक में कितने पत्ते और पड़े हुए हैं दवाइयों के, स्टॉक में नहीं बोलते तुम्हारे स्टॉक में कितना है, और तो मैंने कहा 4 पत्ता और बचा हुआ है। स्टॉक का मतलब होता है रहतिया, मतलब कितना है हमारे स्टॉक में। ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसे अनसोल्ड गुड्स, ऐसा सामान जो अभी बिके नहीं है और आपके व्यापार या गोडाउन में या लोकेशन पे पड़े हुए हैं, आपके गोडाउन में पड़े हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। चाहे आपके दुकान पे या घर में कहीं भी पड़े हुए हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? स्टॉक बोला जाएगा। जैसे आपने देखते हो शादी विवाह में कोल्ड ड्रिंक वगैरह आता है तो लोग कहते हैं ना, कई लोग कंजूसी से गिराते हैं थोड़ा थोड़ा, अब कई लोग कहते हैं दाब के गिराई, कोई बात नहीं, स्टॉक में बहुत है, अभी बहुत पड़ा हुआ है, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सब बातें यहाँ पे। ठीक है। स्टॉक का मतलब क्या होता है? रहतिया। ठीक है, याद रहेगा। सोचो मेडिकल शॉप वाले कितने कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं, जाओ देखो वही एक पत्ता पड़ा होगा, लेके आओ। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ है? वही एंट्री करके रखे रहते हैं कि कितना सामान मंगाया था, कितना अब तक बेच दिए हैं, सारा वहाँ हिसाब किताब है। गलत नहीं हो सकता है। मेडिकल से बहुत कम ऐसे होते कि चोरी कर पाए। अगर आप वहाँ कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो पत्ता जेब में डाल के लेते आऊंगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारा मेंटेन सिस्टम में भी तो रहता है। ठीक है। ठीक है, आगे चले। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉट का मतलब क्या होता है, क्या बोलेंगे आप? बॉट, BOUGST। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई बॉट कहेगा तो ये मत सोचिएगा कोई नया अकाउंट है। हम जब भी टैली में ट्रांजेक्शन करेंगे, दो ट्रांजेक्शन जो बार बार आएंगे, एक परचेज और एक सेल्स, तो हम परचेज का ही अकाउंट बनाएंगे। अगर बॉट भी लिखा होगा तभी भी हम परचेज का ही अकाउंट बनाएंगे, याद रखिएगा। बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदना होता है, उसी का थर्ड फॉर्म है। तो परेशान नहीं होंगे आप लोग, ठीक है, आगे जब आएगा तो। ठीक है, अगला है डेप्टर। डेप्टर क्या होता है? वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से कुछ उधार या नगद खरीदता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्टर बोलते हैं। और क्रेडिटर किसको बोलते हैं? वह पर्सन जिससे हम खरीदते हैं या उधार या नगद, उसे हम क्या बोलते हैं? अरे नॉर्मल सी बात, अभी जस्ट डायग्राम बना के समझाया हूँ कि हम परचेज करते हैं तो सामने वाला क्या है हमारा? सप्लायर। सप्लायर है मतलब क्रेडिटर है, यानी हम खरीदते हैं तो क्या होगा? क्रेडिटर। और जब हम जिसको बेचते हैं, जो हमसे खरीदता है, वो क्या है हमारा? क्या है? कस्टमर है, यानी कि डेप्टर। समझ में आ गई बात ना? हाँ, वही बात की गई है हमें। तो क्रेडिटर और डेप्टर समझ में आया आप लोग को? सप्लायर को क्रेडिटर कहा गया है और कस्टमर को डेप्टर कहा गया है। अगला है रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी से चीज से प्राप्त करने वाले हैं तो उसे रिसीवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीवेबल। जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिसीवेबल बोलेंगे। और पेबेबल का मतलब क्या है? जिसको हमको देना है, भविष्य में जिसको हमको कुछ देना है, तो पेबेबल। पेबेबल से पेमेंट बना है, और रिसीवेबल प्राप्त करना है, यानी कि रिसिप्ट बना है, याद रखिएगा। यानी पाना है तो रिसिप्ट, और देना है तो पेमेंट। बात क्लियर है? वही दो बातें कही गई हैं यहाँ पे। जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है और हमें उसको देना है, तो उसे क्या बोलेंगे? पेमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेमेंट। अगला कह रहा है जनरल। जनरल का मतलब होता है रोजनामचा। लिख लीजिए कहीं। रोजनामचा, जनरल लिखा हुआ JOURNL। इसका लिख लीजिए, हिंदी होता है रोजनामचा। हो गया? अब सुनिए क्या कह रहा है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कितना आया कितना गया, इसकी एंट्री की जाती है। उसको क्या कहा? डेट वाइज, लेकिन
जिस डेट का है उसी डेट में रहेगा, ही नहीं कि किसी भी डेट में डाल दिया। कह रहा है कि इसे बुक आप ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिनल एंट्री, जिसमें सारी एंट्री रहती है, डेट वाइज होती है। कह रहा है इस सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए प्रोसेस क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? और कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो मिनिमम 2 लोग की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे घर में अगर एक तार आया है तो उसमें एक प्लस वायर भी होता है, वैसे ही कि जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो एक डेबिट की भी बात आएगी तो एक क्रेडिट की भी बात आएगी। समझ में आ रही बात ना? याद रखिएगा। अब अगला है लेजर। क्या है? लेजर। लेजर क्या है? जनरल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की ऐसी बुक है जिसमें जनरल एंट्री होती है। जैसे कि मान लो एक ही जगह हमने परचेज कर लिया, सेल्स कर लिया, पेमेंट कर लिया, रिसिप्ट कर लिया, सब कर लिया, और जब सबको एक पार्टिकुलर अलग अलग लेके बनाने से कि मान लो एसबीआई यहाँ बैंक है पडौना में, वहां कई लोग का खाता होगा ना, तो उसे हम क्या बोल दिए? नॉर्मल जनरल बोल दिए। लेकिन अगर हम खाता सबका अलग अलग होता है ना, क्या बोलेंगे? सबका अलग अलग लेजर है। क्या है? अलग अलग लेजर है। तो इसी लेजर की बात की गई जहां सबको एक सेपरेट करके क्लासिफाइड कर दिया जाए, उनका वर्गीकरण कर दिया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? लेजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेजर बोलेंगे। और आपको याद करिए, मैं बताया था ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, याद आ रहा है ना? ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद से क्या दिया है सुनिएगा। कहला है जनरल बुक में से ट्रांजेक्शन को क्वालिफाइड करके लेजर की पोस्टिंग कर दिया जाती है। ठीक है, एक इक्वेशन है, लिख लीजिए थोड़ा। तो 30 नंबर पे, 31 नंबर पे एक इक्वेशन है, लिखिए पहले इक्वेशन, तब मैं समझाऊं। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लिखिए पहले, और इससे 3 इक्वेशन बनाइए। हो गया? हो गया? बोलिए हाँ ना। इसे 2 इक्वेशन और बना सकते हैं क्या? इसे 2 इक्वेशन और बना सकते हैं क्या? मिश्रा जी बना के दिखाइए। आराध्या बनाइए। शमशेरा इधर बनाइए। आपका क्या नाम है? पूजा तिवारी। संध्या बनाइए। रामाशीष, 2 इक्वेशन और बनाए हैं, लाइए दिखाइए। हाँ बनाइए आपने, 2 इक्वेशन और बनाइए इससे। लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल और कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिए इधर माइनस दोनों ने शानदार है, परफेक्ट। इन्होंने सही कर लिया, रामा सिंह ने, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट। हो गया? 2 इक्वेशन बन गए? नहीं बना पाया? बन गया आप लोग के? अरे आप लोग पढ़े नहीं होंगे, बनाइए। बताइए दिखाइए। पास करिए डायरी अपनी। डायरी है ना? चलिए ठीक है, तो इसे 2 इक्वेशन और बना लेंगे। अब एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को इधर ही लेने देते हैं, इधर है, और कैपिटल को इधर लाते हैं। तो कैपिटल इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। और कैपिटल इक्वल टू क्या होगा?
एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, 3 इक्वेशन बन गए ना। ये 3 इक्वेशन जरूर कर, एक तो था ही पहले से, 2 और बना लिए हमने, ये 3 हो गए। ये तीनों की जरूरत पड़ती है। हो जाएगा, हो गया। अब फाइनली हमारा एक चीज खत्म हो गया कि अगर आपसे कोई पूछेगा कैपिटल इक्वल टू तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, पूंजी क्या होती है? संपत्तियों में से अपने दायित्व को घटा दीजिए, वही आपकी क्या है? पूंजी। दायित्व क्या है? तो संपत्तियों में से कैपिटल पूंजी घटा दीजिए, वही आपका क्या है? दायित्व। जितनी पूंजी से हटा दीजिए, बाकी जो पैसा उसको देना है वही आपका दायित्व है। मैंने एक दिन बताया था आपको कि जो चीजें देना है वो क्या है? आपका दायित्व। किसी से लोन लिए हैं, देना है तो क्या है? दायित्व है। अच्छा, एक वर्ड आता है प्रीपेड और पोस्टपेड, नाम सुना है? प्रीपेड और पोस्टपेड, कोई समझाए मुझे खड़ा होके, कोई भी, गर्ल्स बॉयज कोई भी। प्रीपेड क्या है, पोस्टपेड क्या है, कोई भी। बताइए। तो पहले वो पैसा मांगता है, उसके बाद उसको पहले हम लाभ लेंगे, उसके बाद पैसे देंगे। ठीक है, अच्छा है, बनिए, बैठ जाइए। आप बताइए राम आशीष, स्मार्ट नहीं लग रहे हैं आप, आईडी कार्ड नहीं पहने हैं तो, इसीलिए सोच रहा हूँ मैं कि स्मार्ट दिख क्यों नहीं रहे आप। लगाइए जल्दी से। नहीं, प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड में और ये कंपनी के बाद पहले अपने अपना बोला सेवा लेते हैं सर, हाँ, उस कार्ड में सेवा ले लेते हैं, उसके बाद सेवा ले लेते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, वेरी गुड। और कोई? हाँ, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ, बैठ जाइए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। सुनिए, प्रीपेड कहता है, सिर्फ नॉर्मल सी चीज है। प्रीपेड कहता है कि पहले आप भुगतान करिए तब लाभ उठाइए। मतलब पहले हम लोग रिचार्ज करते हैं, फिर हमको एक टाइम वैलिडिटी मिलती है, इतने दिन तक हम यूज कर सकते हैं। आप बात करें ना करें, एक टाइम पे आएगा वैलिडिटी आपकी एक्सपायर हो जाएगी। आप कितना भी हाथ जोड़ेंगे कस्टमर के सामने, नहीं 2 दिन और बढ़ा दीजिए प्लीज, तो भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका फिक्स है। यानी प्रीपेड का मतलब पहले आपने पेमेंट किया है और आप उसने आपको इतने दिन लिमिट, 28 दिन, 84 दिन, जो भी है आपको दे दिया उसने, कितने दिन तक आप कोई नहीं करेंगे। वैसे ही पोस्टपेड कहता है कि पहले आप लाभ उठा लीजिए, फिर हम बताएंगे कितना हमारा बिल अमाउंट हुआ, आप मुझे दे दीजिएगा। तो प्रीपेड एसेट्स होता है, और जो पोस्टपेड होता है बाद में देना है ना, तो दायित्व होता है। याद रखिएगा, पोस्टपेड क्या होता है? दायित्व होता है। और प्रीपेड क्या होता है? एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स के भीतर आता है, याद रखिएगा। और प्रीपेड कहता है कि पहले आप क्या करिए, भुगतान करिए तब लाभ उठाइए। और पोस्टपेड कहता है कि पहले आप लाभ उठा लीजिए, मतलब सेवा का अवसर ले लीजिए और फिर भुगतान करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो आप लोग यूज करते हैं, पहले आप लोग चलाते हैं आराम से 1 महीना दाब के, उसके बाद से 1 महीने के बाद क्या होता है, दाब के बिल भी आ जाता है। सही बात है, बस। हो गया क्या? आगे चले। अब हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है आज, ये सारे कॉन्सेप्ट आज कवर करने हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखिएगा, बहुत मैटर करता है सारे कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब कि हम ऐसी चीजों को ही अकाउंटिंग में लाते हैं जिसको मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है? मनी में। जैसे आपने पढ़ा होगा ना नाउन की में, तो काउंटेबल नाउन होता है जिसमें आप अपनी मेहनत ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते हो, तो उसको नहीं रखते हैं, अनकाउंटेबल माना जाता है। ऐसा चीज होता है। तो वैसे ही यहाँ भी है, कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट में से मेजर किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन का माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का सेल करता है, केवल उसी को अकाउंट बुक में शामिल किया जाएगा, बाकी क्यों नहीं। जबकि एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, संतुष्टि की बात हो रही है, संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में कोई परिचर्चा वहां अकाउंट ऑफ बुक में नहीं होगी। सिर्फ जो ऐसी चीजें को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इतने पैसे का है, इतना पैसा दिया, इतना पाया, जो भी है, इस चीज को हम अकाउंट बुक में क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे। उसका सेटिस्फेक्शन है या नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात। अगला है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब क्या होता है? क्या जानबूझ के ऐसे बोलते हैं तो ताकि लगेगा हाँ याद आ रहा है। एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व। पढ़ाए थे इससे पहले, अभी तो कल ही पढ़ाए थे। हाँ तो ठीक है, क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। कह रहा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है और मतलब दोनों का अस्तित्व एक जैसा नहीं होता है। बिजनेस का अलग अस्तित्व है और उसके मालिक का अलग अस्तित्व है। यही बात कहा है, जो अपने ऑनर से बिल्कुल अलग है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस का जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है, उसके मालिक का जो अस्तित्व है वो अलग है। समझ में आ गई बात ना। अगला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है? गोइंग मतलब जो चीजें लगातार चलती रहे। जैसे आपने सुना होगा ट्रेन में जो लोको पायलट होते हैं उनका काम होता है कि कुछ टाइम पे हार्न एक बार बजा दें या कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर दे जिससे सारा रिकॉर्ड होता है ना कहीं उनका, ताकि ये पता चले कि आप लोग जगे हैं, सोए नहीं है। एक बार कुछ ना कुछ दबाना रहता है कुछ कुछ ना टाइम के अंतराल में। तो अगर नहीं होता है तो वहां से कुछ ना कुछ अलार्म बज जाता है, पता चल जाता है कि आप जान जाएंगे कि हाँ हमने का एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा रहा है या फिर जो भी। तो वही बात यहाँ भी है, कह रहा है कि आप जब व्यापार खोलते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये उद्देश्य लेके स्टार्ट करते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो लंबे समय तक चलेगा। ये नहीं ना कि अगले साल बंद कर देंगे। अंडा की दुकान थोड़ी है, बिजनेस है। तो फिर भी मतलब कई लोग गांव में होते कई बिजनेस कर लेते, पहले दुकान खोलेंगे, फिर अंडा का, फिर पकौड़ी का, फिर कर करके घर बैठ जाएंगे आराम से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। स्थिरता नहीं होगी तो फिर लाइफ में सक्सेस ही नहीं होगी। जो इंसान बार बार अपना ट्रेड बदलता है वो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। एक मूवी आई थी, आप लोग को पता होगा, रईस, कि अम्मी जान कहती हैं क्या, कोई गिल्ली डंडा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं होता। जिस धंधे में है आप वही आपकी, जैसे एक लाइन कही गई, वर्क इज वर्शिप, कर्म पूजा है। हम दिन भर अगरबत्ती दिखाते हैं, कपूर जलाते हैं हाथ पे, कुछ नहीं होने वाला। आप कर्म करिए, कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास आइए पूजा पाठ करिए तभी हम करेंगे। हाँ ये अलग बात है कि आप मतलब कि अगर ना विश्वास है आपका, नहा धो लीजिए आप तो, हाँ पूजा थोड़ा सा कर लिए, आस्था कर लीजिए, प्रणाम कर लिए है। अभी नहीं 1.5 घंटा तक हम बहुत काम करें और फिर काम करें ही ना, माला जब भी हम पास हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या कि आपकी जगह पे भगवान को जाके बैठ के एग्जाम दे देंगे? ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कड़ी आस्था विश्वास रखिए। और ये चीज मैंने एक बार और पहले भी कहा हुआ है कि इंसान खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता कि वो कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो क्या हरकत कर रहा है, सब पता है उसे। तो पहले आप खुद को इंप्रूव करिए। आप इंप्रूव करिए, बगल वाला कैसा है डजंट मैटर, आप कैसे ये मैटर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस क्या होगा, एक लंबे समय तक चलता रहेगा। बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं है। कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है।
जैसे यदि हमने कोई कंपनी का प्लांट या मशीनरी बनाने की वाली लगने वाली लागत सेम ईयर को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है। जैसे हम सामान बना रहे हैं तो इसका दाम 10 ही रुपया होता है, लेकिन हम रेट 10 रुपया नहीं लिखते हैं, हम 50 लिखते हैं, 60 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कहाँ जाके बिकेगा ये हमको नहीं पता है। हो सकता है वहां जाते जाते इसका अमाउंट ज्यादा बढ़ जाए। या ऐसा समझिए कि हमारे पास एक मेडिसिन थी, जैसे कि मान ली कोई भी मेडिसिन है हमारे पास, उस पर रेट लिखा हुआ है 125 रुपए, कैसा लिखा हुआ है, और जी नाम का मेडिसिन है, और उसी मेडिसिन उसी नाम का मेडिसिन आ गया नया मार्केट में, अब रेट बढ़ गया है क्योंकि कई साल हो गया, अब रेट बढ़ गया, अब 145 हो गया है। तो 125 वाला 145 थोड़ी बेचेंगे, नहीं बेचेंगे ना, उसी रेट पे बेचेंगे। हाँ, जब नया स्टॉक लाएंगे इतना हम बेचेंगे। ये बात कह रहा है यहाँ पे कि हम संभावना करके किसी चीज को बनाते हैं कि भविष्य में इसी साल नहीं अगले साल भी इसका क्या रेट रखना है हमको, ये सब संभावना अपना बना के तब कोई सामान बनाया जाता है। समझ रहे हैं ना बात? और चीजों पे मार्जिन होती है, हर चीज पे मार्जिन होती है, याद रखिएगा। तो वही कहा है कि सेम ईयर को ध्यान रख में नहीं बनाया जाता है, बल्कि एज्यूम किया जाता है कि हाँ भविष्य में इसका क्या रेट हो सकता है, उस हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है। अगला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट का मतलब जानते ही होंगे, पैसे की बात हो रही है। इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसेट्स को बुक ऑफ अकाउंट में ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाता है। अगर इसका दाम 10 रुपया है तो 10 रुपया ही दिखाएंगे वहां पे, 10 रुपया में बेचेंगे 10 रुपया ही दिखाएंगे वहां पे, और जिस डेट में है उसी डेट में दिखाएंगे। कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि यदि हमने कोई फर्नीचर खरीदा है 50,000 के, और हमने 2 साल बाद अपने बुक आप में एंट्री की, तो कितने का एंट्री करेंगे? 50,000 का ही करेंगे, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं करेंगे। समझ आ गया? अमाउंट नहीं अंतर आना चाहिए। अरे उसके बाद से क्या है, उसके बाद है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है सुनिएगा ध्यान से। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन में दो पक्ष होते हैं। जैसा अभी मैंने समझाया कि घर में तार आ रहा है, वायर आ रहा है, तो दो चीजें होती है, प्लस और माइनस, और समझाया उसी तरह से एक क्रेडिट और दूसरा डेबिट। तो वैसे ही यहाँ भी बात कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। डेबिट पक्ष की टोटल, और याद रखिएगा हमेशा ये चीजें बैलेंस होती है। बैलेंस का मतलब कि डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के बैलेंस के क्या होता है, बराबर होता है। भले से एक और डेबिट है, 3 क्रेडिट है, लेकिन इन दोनों का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आ गई बात ना? समझ में आ गई बात ना? ठीक, याद रखिएगा। अगला है पीरियोडिसिटी। क्या है पीरियोडिसिटी? हाँ हाँ, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। उसका क्या मतलब होता है? ये किससे रिलेटेड होता है? मंथली से, एनुअली से, क्वार्टरली से। एक पीरियड की बात है, जैसे पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी। ये क्या है सुनिएगा, इसे टाइम इंटरवल, कहीं ना कहीं टाइम की बात होती है इसमें, कह रहा है इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि हमारी व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई है। कब? वही फाइनेंशियल ईयर वाली बात हो रही है जो मैं कल बताया था आपको। तो उससे पता चलता है कि हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, व्यापार में जो स्थिति है हमारी कैसी है। कैसे पता चल जाता है? इसी से, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट से। बात क्लियर है? अगला है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। एविडेंस का मतलब क्या होता है? गवाह, गवाह होता है प्रूफ के तौर पे। मतलब जो भी काम कर रहे हैं लीगल करें। जैसे एक दिन मैंने बताया था कि ब्लैक मनी का मतलब होता है कि जिस धन के आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कानूनी रूप से, वो सारी चीजें क्या है, ब्लैक मनी ही है। तो अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो भी चाहिए प्रोसीजर है सारे अपनाएंगे ना, लीगल डॉक्यूमेंट रखेंगे ना, ताकि अगर कोई बात हुई हो तो आप क्या हो सके, आप उस पर केस लड़ सके या फिर जीत पाएंगे जो भी। क्योंकि पता है ना, नियम बहुत गंदा है संविधान में कि अगर आपका खेत है और मैं आपके खेत पे दावा कर दूं कि मेरा खेत है, तो कई दिन तक हम आप कैसे लड़ते रह जाएंगे। तो बहुत अजीबो अजीब चीजें बनाई गई हैं यहाँ पे, क्या बताया जाए। चलिए अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं, उनकी मैचिंग कराना चाहिए। यानी कि आपके व्यापार में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, सबको मैच कराया जाता है कि सही है कि नहीं, ताकि बाद में अगर कोई दिक्कत, जैसे कि मान लो कि हम कहीं काम करते हैं, वहां या मालिक है कहीं के, मान लो कहीं के हम क्या है, मालिक है, वहां हम 5 लाख कमा रहे हैं। कितने कमा रहे हैं? 5 लाख। तो हम 5 लाख प्रॉफिट बोल देंगे,
नहीं, इसमें तो हम किसी को सैलरी भी दे रहे होंगे, रूम का भाड़ा दे रहे होंगे, बिजली का बिल दे रहे होंगे, और भी खर्चे हो रहे होंगे नाश्ता पानी पे, क्यों? तो ये सब पैसे घटाने के बाद जो पैसा बचेगा उसे बोला जाता है प्रॉफिट। और ये सब प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बिजनेस को ऑडिट कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? यानी कि ऑडिट करने के बाद सरकार को ये बताना कि हम बताए कि साहब देख लीजिए कि हम 5 लाख कमाते तो हैं, लेकिन हम इतना पैसा क्या कर देते हैं, खर्च भी कर देते हैं अपने एम्प्लॉइयों पे, अपनी चीजों पे, ठीक है। और तब जो पैसा बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। जैसे दिया है यहाँ पे, समझाया है यहाँ पे, मैचिंग कॉन्सेप्ट है क्या? यार इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, जिससे हम बिजनेस में वास्तविक रिजल्ट प्राप्त कर सके। जैसे कि मान लीजिए हम किसी बिजनेस में फैक्ट्री रेंट 10,000 रुपए दे रहे हैं, स्टाफ की सैलरी 90,000 देते हैं, और हम टोटल कितना मंथली सेल करते हैं? 2 लाख का, तो 2 लाख प्रॉफिट क्या देंगे? नहीं, सैलरी जो देते हैं स्टाफ को घटा देंगे, जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं हाँ उसको घटा देंगे, सब घटाने के बाद जो पैसा बचेगा, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख रुपए। कितना आएगा? 1 लाख। बात क्लियर है? तो 1 लाख रुपए क्या होंगे? आपके प्रॉफिट में आएंगे, याद रखिएगा। अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है। क्या है रियलाइज? इसके लिए देखिए यहाँ नियम दिया हुआ है कि प्रॉफिट इक्वल टू कितना आपने कमाया है, गेन किया है, और कितना एक्सपेंस हुआ है, सब घटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा? आपका प्रॉफिट। अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? ये क्या होता है कॉन्सेप्ट, समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसिडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम हुआ है, मतलब किसी भी डेट में नहीं। ये बातें कई बार कह चुका मैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन है किस डेट में है उसी डेट में रिकॉर्ड किया जाएगा, अलग डेट में नहीं, तभी तो मैच करेगा डाटा से। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनअर्न रेवेन्यू को, ऐसी रेवेन्यू जो अभी अर्न हुई नहीं, मिली ही नहीं, उसको आप यह मानकर बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपको प्रॉफिट होने वाला है या आपको कोई से कहीं से कमीशन मिलने वाला है, मिला है ये नहीं, क्या आप उसकी एंट्री अकाउंट आप बुक में करेंगे? नहीं। जब तक कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती है आप उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डेट क्या डालेंगे, क्योंकि उम्मीद वाली चीजें नहीं डाल सकते, एक्सपेक्ट करके चीजें कोई नहीं डाल सकते, एज्यूम करके, ठीक है। यही बात का है। अगला है लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। लीगल का मतलब कानूनी वाला। कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए। अर्थात मतलब हो रहा है ला वाला। ला मतलब कानून जानते हैं ना आप लोग, कि मतलब कि कहीं अगर आप लोग के ऊपर कोई कंप्लेन करे, कोई भी बात हो, तो आप क्या करें, लीगली तौर पे किसी से आप फाइट कर सकें। फाइट में झगड़ा मार नहीं कर रहा हूँ कि बाल पकड़े नोच, मतलब कि कोर्ट में, ठीक है, केस लड़ने की बात कह रहा हूँ। अगला है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। जैसे जनरेट हुआ उसको क्या करेंगे? रिसीव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने के बाद, ठीक है। अब कौन कौन से अकाउंट पढ़ेंगे? कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? अभी पढ़ेंगे अगली क्लास में। समझ में आ गया? ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हूँ, याद रखिएगा। अब नोट्स आपको मिल जाएगा, कोशिश रहेगी मेरी कि कल तक मिल जाएगा ऐसे में, ठीक है। प्रॉब्लम मैंने बता ही दिया पहले, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग मिल जाएगा। वर्ड्स याद रहने चाहिए आपको। थैंक यू क्लास।